नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई वीडियो का आनंद लें। आज की वीडियो बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज मैं स्टीव जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही दिमाग में आईफोन का चित्र घूमने लगता है, क्योंकि इसी जीनियस के दिमाग की उपज है आईफोन। दुनिया में अन्य कंपनियों के फ़ोन तो स्मार्टफ़ोन कहलाते हैं, मगर एप्पल के स्मार्टफ़ोन आईफोन के नाम से जाने जाते हैं। मगर मैं यहाँ आपको एप्पल, आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको एप्पल बनाने वाले स्टीव जॉब्स की स्टे हंग्री स्टे फूलिश स्पीच को सुनाऊंगा। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? वेल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था, 3 कहानियों के माध्यम से। यह स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 12 जून 2005 को मूलत अंग्रेजी भाषा में दी गई थी। इस स्पीच को सुनकर आपके जीवन के बहुत से सवालों के जवाब स्वतः मिल जाएंगे। यह स्पीच आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का प्रसार करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरित करेगी। इस स्पीच को मोटिवेशनल गुरु संदीप महेश्वरी भी सुनने के लिए कह चुके हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या सुनने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच सुनने के लिए। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दे। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद में आप आंदोलित हो उठेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। मैं आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटीज में से एक के दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होने पर मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने पास पहुंचा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां बताना चाहता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहां किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? असल में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद लेने अडॉप्शन के लिए देना चाहती थी। लेकिन उनकी यह इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करें। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया और निर्णय लिया कि असल में उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हैं और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अंतिम अडॉप्शन पेपर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वायदा देने के कारण वह मान गईं। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व दिखाई नहीं दिया।
मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही विचार किया जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो यह सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं केवल अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं प्रत्येक रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भरकर खाना खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूइशन की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरह से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सांस सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम पहला मैसिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में ही प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अगर मैंने कभी ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस नहीं कर पाता और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर में जो फॉन्ट्स होते हैं वो होते ही नहीं। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में या किसी न किसी चीज में विश्वास करना ही होगा। क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देगा उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएंगी। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं भाग्यशाली था। मैं जिस चीज से प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। WOZ और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल शुरू की तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैसिंटॉश रिलीज की और मैं 30 का हो गया था और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक ऐसे बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में मुझे निकाल दिया गया और पब्लिकली भी निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से ही बर्बाद करने वाला था।
मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहले की पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और सब कुछ ऐसे हो जाने पर उनसे माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी उत्साहित पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी अब भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं तब यह देख नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और एक दूसरी कंपनी पिक्सार शुरू की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक प्रयोग करती है। अब लॉरीन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी, लेकिन मेरे विचार में मरीज को इसकी जरूरत थी। कभी कभी जिंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना होगा। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी जिसे आप सच में एंजॉय करते हो। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हो, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जो करना आप पसंद करते हो। यदि आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा, और जैसा कि किसी अच्छी रिलेशनशिप में होता है वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु डेथ के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक सुविचार कोट पढ़ा था जो कुछ इस तरह था: यदि आप प्रत्येक दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक छाप इम्प्रेशन छोड़ दी, और तब से पिछले 33 सालों से मैंने प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखा है और स्वयं से एक सवाल किया है: अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपने जीवन के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूं तब सारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, सारा गर्व, प्राइड, असफल होने का सारा डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रह जाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्न्याशय पैनक्रियास में ट्यूमर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि पैनक्रियास क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार संभव नहीं है और अब मेरा जीवन केवल 3 से 6 महीने का ही है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीजें व्यवस्थित कर लूं, जिसका डॉक्टर की भाषा में मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए।
इसका अर्थ है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों से जो सारी बातें अगले 10 साल में करते वो अगले कुछ ही महीनों में कर लीजिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सब कुछ सुव्यवस्थित कर लीजिए कि आपके बाद आपके परिवार को कम से कम परेशानी हो। इसका यह अर्थ हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंख इंटेस्टिन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां उपस्थित थी उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रिएटिक कैंसर है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से अब मैं ठीक हूं। मृत्यु के इतने पास मैं इससे पहले कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक पहुंचूं भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना, प्योरली इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सभी शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। और इस समय नए आप हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना नाटकीय ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि इंट्यूइशन की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो, तो पहले अपने दिल की आवाज सुने। अन्य सब गौण सेकेंडरी है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत पब्लिकेशन द होल अर्थ कैटलॉग हुआ करता था, जो कि मेरी पीढ़ी की बाइबल्स में से एक था। इसे स्टीवर्ट ब्रांड नाम के एक व्यक्ति, जो यहाँ मेलोन पार्क से अधिक दूर नहीं रहते थे, ने इसे अपना काव्यात्मक स्पर्श, पोएटिक टच देकर बड़ा ही जीवंत बना दिया था। ये 60 के दशक की बात है, जब कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं हुआ करती थी। पूरी सूची कैटलॉग टाइपराइटरों, कैंची और पोलरॉइड कैमरों की मदद से बनाया जाता था। वह सब कुछ ऐसा था मानो कि गूगल को एक किताब के रूप में बना दिया गया हो, वो भी गूगल के आने के 35 साल पहले। वह एक आदर्श था, अच्छे टूल्स और महान विचारों से भरा हुआ। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग के अनेक संस्करण इश्यूज निकाले और अंत में एक अंतिम संस्करण फाइनल इश्यू निकाला। यह 70 के दशक का मध्य था और तब मैं आपकी उम्र का था। अंतिम संस्करण के पिछले कवर पर प्रातःकाल के किसी गांव की सड़क का चित्र था। वो कुछ ऐसी सड़क थी जिसपे यदि आप रोमांचित एडवेंचरस हो तो किसी से लिफ्ट मांगना चाहोगे। और उस चित्र के नीचे लिखा था, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यह उनका अंतिम संदेश, फेयरवेल मैसेज था जब उन्होंने साइंड ऑफ किया। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है। और अब जब आप सभी यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आपके लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने में या फिर कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। ऐसे ही और इंस्पायरिंग मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।